इस दिवाली सीजन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बड़े धमाके हो रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी फूलझड़ियों की भी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की एक इंस्टाग्राम पोस्ट काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के राजनीति छोड़ने की इच्छा का समर्थन किया है। तो कंगना ने दरअसल राजनीति को सबसे कम आमदनी वाला और कठिन पेशा बताया। उन्होंने सियासत को बेहद खर्चीला पेशा बताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपनी नई इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर चर्चा में हैं। इसमें उन्होंने राजनीति को सबसे कम इनकम वाला और कठिन पेशा बताया है और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के राजनीति छोड़ने की इच्छा का समर्थन किया है। कंगना के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या कंगना राजनीति में आकर खुश नहीं है। असल में हाल ही में एक इवेंट में साउथ एक्टर और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा था कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदानंदन मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय होगा। मैंने कभी भी अपने फिल्मी करियर को छोड़कर मंत्री बनना नहीं चाहा। केंद्रीय मंत्री के इसी बयान से संबंधित खबर को कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की और इस पर अपनी राय साझा की। कंगना ने लिखा कि राजनीति एक बहुत कठिन पेशा है और सबसे कम इनकम वाला काम है। इसमें बहुत सारे खर्चे हैं और अगर कलाकार अपने पेशे को भी समय दें तो उसकी आलोचना और तिरस्कार किया जाता है। इस तरह कोई भी ईमानदार उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करना चाहेगा। लोगों को राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के प्रति अपनी धारणा बदलनी होगी। हमें अपने अपने पेशों में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही हम कोई पद या महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे हों। कंगना रनौत इससे पहले भी राजनीति को मुश्किल काम बताती रही हैं। ऐसे में अब कंगना अपने इस नए इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। में खेलों का मौसम भी खूब बना हुआ है, तो आपने अभी तक आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, सीसीएल जिसे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग कहा जाता है, ऐसी कई क्रिकेट लीग के बारे में सुना होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी क्रिकेट लीग के बारे में बताएंगे जिसका उद्देश्य समाज कल्याण का है। बिल्कुल, एक ऐसी क्रिकेट लीग जिसमें देवकीनंदन महाराज और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई संत आपको नजर आएंगे। दिल्ली में ऐसी एक सनातन क्रिकेट लीग की तैयारी चल रही है। कभी चौका तो कभी छक्का, शानदार बल्लेबाजी हो या बेहतरीन गेंदबाजी की कला, ये भारत का संत समाज है जो भगवत कथा से जीवन दर्शन का मंत्र भी देता है और जरूरत पड़ने पर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी। यही वजह है कि इस दीपावली पर संत समाज ने क्रिकेट ग्राउंड से बाढ़ प्रभावित लोगों का घर रोशन करने की ठानी है। दिल्ली के कर्नैल स्टेडियम में 18 अक्टूबर से प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन हो रहा है। सनातनी क्रिकेट लीग जो हो रही है 18 अक्टूबर को दिल्ली में कर्नैल सिंह स्टेडियम में, धीरेन्द्र शास्त्री जी, इंद्रेश उपाध्याय जी, चिन्मयानंद बापू जी और ये शरीर भी क्रिकेट के माध्यम से आप सबको पहली बार महाराज क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। वहाँ आप लोग उपस्थित रहें और समाज की सेवा में हम और आप सब उपस्थित होंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए होगा ये सनातनी क्रिकेट लीग। सनातन क्रिकेट लीग में 4 संतों की टीम है, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार के पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की टीम बजरंग ब्लास्टर्स है, तो वहीं वृंदावन के कथावाचक श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज की टीम राधे रॉयल्स, तीसरी टीम प्रसिद्ध कथावाचक चिन्मयानंद बापू की राघव राइडर्स है और चौथी टीम श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की वृंदावन वॉरियर्स है। यानी दिल्ली में अब धर्म और खेल का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। सनातनी धर्माचार्य कथा करते हैं, व्यासपीठ पे बैठते हैं, लेकिन पहली बार सनातन की सेवा के लिए क्रिकेट के मैदान में होंगे। और कई बार हमारे क्रिकेट में ये दोष भी लगा है, आरोप भी लगा है कि उसमें जुआ वगैरह भी खेला जाता है। ये जुआ का क्रिकेट नहीं होगा, ये जुआ का नहीं बल्कि सेवा का क्रिकेट होगा। तो हम सेवा के क्रिकेट को भी सपोर्ट करें और सनातनियों को सपोर्ट करें, इसके लिए क्रिकेट लीग मैच होगा। सनातन क्रिकेट लीग ने ये साबित कर दिया है कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि किसी भी रास्ते वो अपने लोक कल्याण के लक्ष्य तक पहुंच सकता है।
दिवाली को रोशनी का उत्सव माना जाता है। यही वजह है कि इन संतों ने त्योहार पर उन घरों को रोशन करने की ठानी है जिनकी जगमगाहट आपदा ने छीन ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। वो क्या तोहफा है आपको बताएंगे, उससे पहले आप लोग ये बताइए, पटाखे किसको जलाने में इंटरेस्ट है? सबको है। मुझे बहुत गंदे लगते थे पटाखे, मतलब लगते इतना थे। धुआं, इतना अब आप बता रहे हैं ना कि ग्रीन पटाखे आ गए हैं, तो लेकिन मुझे नहीं जलाते लगता थे? उससे कोई फायदा होता है। नहीं होता। नहीं, मेरा ये मानना है कि उससे कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात जो हम खबर दिखा रहे हैं, बड़ी बात यह है कि कहने को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी गई, बट ये बताइए कि कौन जाके चेक करेगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। किसके पास इतना समय है कि आप जाके चेक कीजिए कि वाकई वहां पर ग्रीन पटाखे जल रहे हैं या फिर कोई और पटाखे जल रहे हैं। ये हमने सुबह में डिस्कशन की है और एक्सपर्ट जुड़े थे हमारे साथ। वही मेरा भी सवाल यही था, मैंने उनसे लिया कि आम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक नीरी सर्टिफाइड जो कहा जा रहा है कि नीरी सर्टिफाइड पटाखे हैं, इट मींस कि ग्रीन पटाखा है वो। नहीं, लेकिन वैसे जब आप स्टॉल्स पे जाते हैं ना शगुफ्ता, तो ग्रीन पटाखे अलग से बिकते हैं, उनके मार्क उसमें लगे रहते हैं। जब आप खरीदेंगे, एक तो वो आपको दुगनी कीमत पे मिलेंगे, उसी से आप समझ जाइए कि क्या है। और दूसरा ये लेकिन जांच का विषय है कि भाई कितनों ने खरीदा, किसने जलाया, वो दूसरी बात है। पटाखे खरीदने जाएगा वो डबल कीमत पे क्यों लेगा? क्योंकि उसको भी ये पता है कि अगर मैं कम कीमत वाले पटाखे लूंगा तो वो जला लूंगा, कौन देखने आ रहा है? ये भी फिर गलती तो उन लोगों की है ना। आप देखिए, सरकार अपनी तरफ से चीजें कर सकती है, लेकिन लोगों को जागरूक होना है कि जी हम ग्रीन पटाखे भले ही महंगे हैं, लेकिन हम लेंगे तो यही लेंगे। मेरा एक और पॉइंट, सुबह 6 से 7 बजे उठ के कोई नहीं चलाएगा। जो आपने टाइम दिया है, थोड़ा लेट कर देते हैं उसको। 8 से 10 का फिर ठीक है। वैसे इसमें मैं ये कहूंगी कि मैंने बहुत छोटे बच्चे देखे वाकई 6 से 7 बजे उठ के चला लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल ही शुरुआत में कुछ और था कि बचपन में कौन से पटाखे चलाते थे? फेवरेट कौन सा पटाखा था? वो मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, जिसमें वो आग लगा दो सांप। अच्छा, वो टैबलेट ही आती थी। नहीं, टैबलेट ही आती थी, आग लगा दो सांप। वही फेवरेट होती थी। और फुलझड़ी तो एवरग्रीन है ही फेवरेट। आपका? मुझे फुलझड़ियां पसंद थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस मुझे अच्छे वो खतरनाक वाले आलू बम और वो सब पसंद आते हैं, मुर्गा बम। अच्छा, ये वाले भी तो आते हैं जो हाथ में लेके फिर दीवार पे। बहुत अच्छा है। इसमें आजकल नए आ रहे हैं जो हम लोग वो चलाते थे, अब उसमें जरूरत नहीं, बस उसको पिक करो और नीचे टक कर दो। वो आजकल छोटे बच्चों के सबसे फेवरेट बने हैं। वो भी एक वन ऑफ द लाइक ग्रीन पटाखा फॉर्म। बिल्कुल। देखिए, तो ये तो हमारे बचपन की कुछ यादें हैं, लेकिन उन यादों को धूमिल नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि जो बैन लग गया था ना बिल्कुल पटाखों पर कि आप पटाखे नहीं चला सकते, वो बैन थोड़ी बहुत उसमें छूट मिली है। शगुफ्ता, विस्तार से जरा बताइए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी है कि पटाखा बैन पर ढील देते हुए ग्रीन पटाखे तो बिकेंगे ही, वो जलाने की इजाजत है दिल्ली वालों को, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि केवल निर्धारित स्थानों पर ही जलाएं, क्योंकि ये सही बात है कि हमारा पर्यावरण बचा रहेगा, त्योहारी मौसम का मजा भी दोगुना हो जाएगा। सवाल था कि इस बार की दिवाली पर पटाखों का धूम धड़ाका होगा या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है और दिल्ली में ग्रीन पटाखों की परमिशन दे दी है, लेकिन पटाखों की ये अनुमति ऐसे ही नहीं मिली है, कुछ शर्तें भी लागू हैं। मसलन 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। मैं एक तरफ से सही बोलूंगी, क्योंकि सही भी है गलत भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर लोग लिमिट में यूज करते हैं तो सही है, अनलिमिटेड यूज करते हैं तो गलत है। मुझे लगता है कि सरकार ने छूट दी है, 3 दिन बाद तो इस पटाखों का उपयोग लिमिट करो, अनलिमिटेड मत करो। इससे लोगों को फायदा तो नहीं होगा खैर, लेकिन आपका मनोरंजन भी हो जाए, दूसरे की हानि भी ना हो, इस तरीके से यूज करो। बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है। हर साल बच्चे बहुत बंदी दिवाली मनाते हैं, इस साल खुशियों से भरा त्योहार है, बच्चे बहुत खुश है इससे। बढ़िया ऑर्डर दिया है, बहुत बढ़िया लगा हमें भी। कई सालों से दिवाली सुनी हो रही थी, तो इस बार अच्छी दिवाली मनाई जाएगी पटाखे के साथ, बहुत बढ़िया है। पटाखों के धुएं से पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न हो, कोर्ट ने अपने फैसले में इसका भी ख्याल रखा है। जैसे कि अदालत ने पटाखों की फैक्ट्री पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिन फैक्ट्रियों में पटाखे बनते हैं उनकी नियमित जांच की जाए। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। कोर्ट के मुताबिक NCR के बाहर से किसी को भी पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। नकली पटाखों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और 18 तारीख को हवा की गुणवत्ता मापी जाएगी।
मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे। सवाल है कि जिन ग्रीन पटाखों की अनुमति दिल्ली वालों को मिली है वो दरअसल होते कैसे हैं और सामान्य पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखे अलग कैसे होते हैं। दरअसल ग्रीन पटाखों को इस हिसाब से बनाया जाता है ताकि उनसे प्रदूषण कम हो। ग्रीन पटाखों में बेरियम और एल्युमिनियम जैसे हानिकारक रसायनों की मात्रा कम होती है। यही नहीं, इनमें ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे धूल और धुआं भी कम होता है। NEERI के साइंटिस्ट की माने तो सामान्य पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखे 30 से 35% तक प्रदूषण कम करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीन पटाखों का मतलब ये नहीं कि हम इसे जलाने की लिमिट ही क्रॉस कर जाएं। ग्रीन क्रैकर और जो नॉर्मल पटाखे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी भी पटाखे को ग्रीन सिर्फ इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि उसमें लगभग 30% के करीब PM 2.5 की मात्रा जो इमिशन की होती है वो कम होती है और कुछ जो हेवी मेटल्स वगैरह हैं उसमें कमी आती है। लेकिन अगर उनका जो उपयोग उसी तरीके से और उससे ज्यादा, क्योंकि ये समझ के कि वो ग्रीन क्रैकर्स हैं तो उपयोग भी ज्यादा होगा पिछले सालों के मुकाबले, तो अगर ऐसा होता है तो उससे जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है पिछले सालों के मुकाबले। तो ग्रीन क्रैकर को जलाना वायु प्रदूषण को डेफिनेटली हैम्पर करेगा। उसका जितना ज्यादा उपयोग होगा उससे उतनी ज्यादा वायु प्रदूषित होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय है कि दिल्ली की दिवाली इस बार ग्रीन पटाखों से रोशन होने वाली है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि लगातार बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता के बीच दिल्ली की सांसों के इम्तिहान शुरू हो चुके हैं। यही वजह है कि अपने फैसले में कोर्ट ने तमाम शर्तों के साथ पर्यावरण और त्योहार की खुशियों में तालमेल बैठाया है। ये मांग तो हम बड़े पहले से करते आए हैं, क्योंकि दिवाली का जो त्योहार है वह एक ऐसा त्योहार है कि रोशनी, पटाखे, मिठाइयाँ ये सब मानी जाती हैं। और इनमें जो बच्चों को ये लग रहा था कि जिस प्रकार के पटाखे नहीं तो रौनक नहीं होती थी उसके बगैर कोई भी दिवाली की। और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया इसका हम स्वागत करते हैं, मगर हमें ये लग रहा है ये निर्णय काफी लेट हो गया है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली वालों के लिए खुशियों का खजाना खोल दिया है। इस बार दिल्ली वाले ऐसे ही ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाएंगे जिनसे सामान्य पटाखों के मुकाबले प्रदूषण कम होगा। कोर्ट से मिली अनुमति के बाद लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि उनकी दिवाली ग्रीन पटाखों वाली हो और सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित समय सीमा के भीतर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पटाखों का प्रदूषण सांस के मरीजों को परेशान करता है, लेकिन क्या ग्रीन पटाखे पर्यावरण और सांस के मरीजों के लिए कम हानिकारक है? ग्रीन पटाखों पर क्या है डॉक्टर्स की राय? और साथ ही ये भी जानिए कि ये खास पटाखे ट्रेडिशनल पटाखों से कितने अलग होते हैं। साल एक ग्रीन क्रैकर्स की बात आती है कि ग्रीन क्रैकर्स जलाए जा सकते हैं क्योंकि उनसे पॉल्यूशन नहीं होता, उनसे कोई नुकसान नहीं होता। ये बात कुछ ज़्यादा सच नहीं है। ग्रीन क्रैकर्स में और नॉर्मल क्रैकर्स में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि ग्रीन क्रैकर्स से 30 to 35% कम पोल्यूशन होता है नॉर्मल क्रैकर्स के मुकाबले में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पोल्यूशन नहीं होता। 30 to 35% कम होने के बाद भी जो पोल्यूशन का स्तर आता है, जो कि एक इंसान जो क्रैकर्स जला रहा है उसके लिए कोई हेल्थ के लिए डेफिनेटली ख़राब है। और जहाँ तक हो सके ग्रीन क्रैकर्स भी अवॉइड ही करने चाहिए। उनको जलाने में कोई ज़्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो हेल्थ के लिए ख़राब ही हैं। जो रासायनिक तत्व नॉर्मल क्रैकर्स में होते हैं वही ग्रीन क्रैकर्स में होते हैं, उनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आपको वैसे इफेक्ट करती है नॉर्मल क्रैकर्स जलाने में, वो ग्रीन क्रैकर्स में इफेक्ट करेगी। जो पार्टिकुलेट मैटर जिसकी बात हम हर वक्त करते रहते हैं, PM 2.5, PM 10, ये ग्रीन क्रैकर्स से भी रिलीज होते हैं जैसे कि नॉर्मल क्रैकर से रिलीज होते हैं। आपको समझना सिर्फ ये है कि मात्रा कम होती है, नहीं होती है। ग्रीन क्रैकर का से भाप नहीं निकलती है, उससे भी धुआं निकलता है, उससे भी केमिकल्स निकलते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन होती है। और जो जला रहा होता है उस इंसान को ग्रीन क्रैकर्स भी इफेक्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। दीपावली के त्योहार पर खासकर रंगोली तो हर घर की सजावट का हिस्सा रही है, लेकिन ये रंगोली सिर्फ सौंदर्य ही नहीं बल्कि अध्यात्म का जरिया भी है।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। योग के जानकार ये बताते हैं कि रंगोली 2 उंगलियों को ध्यान मुद्रा में रखकर बनाई जाती है। ऐसे में रंगोली का महत्व सिर्फ त्योहारों की सजावट ही नहीं बल्कि आध्यात्म के साथ भी जुड़ा है। भारत में दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का उत्सव भी है। दिवाली में हर घर में सजने वाली रंगोली उत्सव के इसी सौंदर्य को दिखाती रही है। लेकिन रंगोली का महत्व सिर्फ सौंदर्य तक सीमित नहीं है। ये रंगोली धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के बीच अद्भुत समन्वय का प्रतीक भी है। अकोला के प्रसिद्ध योगाचार्य अरविंद जोध और रंगोली कलाकार प्रवीण पवार रंगोली को मेडिटेशन का एक अहम जरिया मानते हैं। रंगोली बनाने में सधी हुई 2 उंगलियों से गिरते ये रंग एकाग्रता का अभ्यास कराते हैं। इन 2 उंगलियों की इस मुद्रा का योग में विशेष महत्व भी बताया गया है। 2 उंगलियों से ध्यान मुद्रा होती है जिससे मन एकाग्र होता है। और रंगोली महज केवल रंगों का खेल नहीं है, इसमें मन की एकाग्रता होती है। और ध्यान की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, माने चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता माने ध्यान है। और रंगोली में निकालते वक्त पूरे मन की एकाग्रता उसमें होती है। जैसे कलाकार उस कला को साकार करते वक्त पूरा मन एकाग्र होता है, उसके मन में दूसरा कोई विचार नहीं होता उस रंगोली के सिवा, उसी को ध्यान भी हम कह सकते हैं। तो इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है। रंगोली का हर पैटर्न, हर आकार ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। ये रंगोली सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ध्यान का अभ्यास भी है जो मन को केंद्रित करने में मदद करता है। रंगोली में पंचेंद्रिय एकाग्रित होती है जिससे रंगोली बनती है। जैसे हमारी आंखें हमें दिखती है कि हमें कौन से कलर लेना चाहिए, मस्तिष्क में प्रेरणा होती है कि भाई क्या करना चाहिए, और हाथ हमारे रंगोली में एकाग्र चित्त से चलते हैं। दीपावली पर रंगोली घर की सजावट के साथ साथ मन की शांति और मस्तिष्क की एकाग्रता का माध्यम बनती है। इस रंगोली की हर रेखा, हर रंग उस प्रार्थना का प्रतीक है जो बिना शब्दों के आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। रंगोली महज रंगोली नहीं है, इसके पीछे धर्म, अध्यात्म जरूर है और साथ ही विज्ञान भी है जो योगाचार्य अरविंद जोध ने भी हमें बताया है। इसमें एक खास बात यही है कि गुड न्यूज टुडे के दर्शकों के लिए रंगोली का महत्व क्या है, इसके पीछे धर्म, अध्यात्म के साथ विज्ञान क्या जुड़ा है, यही हमने बताने की छोटी सी कोशिश की है। धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे, अकोला। देखिए, फेस्टिव सीजन में मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड, क्या पिंक सर्दी, पिंक ठंड हो रही है। और आज आपने पिंक भी पहना है। हाँ, आज मुझे ठंड नहीं लग रही क्योंकि मैं अच्छे से रेडी हुई हूँ। वही तो, आप ठंड की बात कर रहे हैं और आप सब इतने अच्छा तैयार होके आए, मुझे गर्मी लग रही है। आप सब में आप भी आती हैं। हाँ। तो खुशी सभी अच्छे लग रहे हैं। खुशी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस ऐसे वाले बैकग्राउंड में जाके फोटोग्राफी होनी चाहिए आपकी? उससे तो मुझे वो गाना याद आ जाएगा, डीडीएलजे वाला, हाँ, है ना? वो मैंने देखा है, डीडीएलजे का वो गाना। हमें पता है, ऐसी खूबसूरत भी लग रही है। थैंक यू सो मच। देखिए, फेस्टिव सीजन है, ऑब्वियसली हमें सजना सवरना बनता भी और खूबसूरत बनना भी हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन इस बीच जो खबर है वो आपको बता दे कि मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड हौली हौली सुबह शाम सिहरन दे रही है। वहीं पहाड़ों पर तो वक्त से पहले बिछी सफेदी की चादर सर्द मौसम के मिजाज को बेहद खूबसूरत माहौल के साथ बयां कर रही है। बिल्कुल, अक्टूबर के महीने में हो रहा स्नोफॉल इस त्योहारी सीजन को खास बना रहा है। अमूमन अक्टूबर में इतनी ठंड नहीं होती है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार का अक्टूबर कुछ खास है। पहाड़ों पर बिछी सफेदी की चादर मौसम के मिजाज को बयां कर रही है। अक्टूबर में हुई बर्फबारी ने त्योहारी सीजन को और भी खास बना दिया है। अमूमन अक्टूबर में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार का अक्टूबर कुछ खास है। अब जरा उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ के पास माणा गांव की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ सड़क पर कई किलोमीटर तक बर्फ बिछी हुई है। पुल, सड़कें, नदी के किनारे और चट्टानें सभी सफेद है। यहाँ ऐसी बर्फबारी दिसंबर से जनवरी के महीने में देखने को मिलती है। बर्फबारी के बाद यहाँ बर्फ हटाने का काम तेजी से हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से रास्ते को साफ किया जा रहा है और रास्ते की बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि बॉर्डर तक जाने वाली सड़क को खोला जा सके। बद्रीनाथ की तरह गंगोत्री धाम में भी कड़ाके की ठंड हो चली है।
पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर से पारा तेजी से गिर रहा है। ऐसे में गंगोत्री धाम में सूरज ढलते ही लोग अलाव के सहारे बैठ जाते हैं। दीपावली के बाद गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और फिर गंगोत्री धाम बर्फ के आगोश में पूरी तरह समा जाएगा। अगर शीत लहर की अगर बात की जाए तो तापमान में अभी हाल ही के दिनों में जो है काफ़ी बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में हुई। ये गंगोत्री धाम की जो ऊंची पहाड़ियां हैं, कैमरामैन से चाहूँगा एक बार थोड़ा सा दिखाएं। ये पहाड़ियां जो दिख रही हैं, ये पहाड़ियां बिल्कुल बर्फ से लकदक हो गई थी। हालांकि ये अवशेष ही बर्फ के मात्र दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में बर्फबारी हुई थी और जिसकी वजह से जो है समूची जो गंगोत्री घाटी है वो बिल्कुल शीतलहर के आगोश में आ गई थी और उसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। अगर पिछले वर्ष की अगर बात करें तो नवंबर माह में जो है, जैसे कि यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो बता रहे हैं, नवंबर माह में कपाट बंद हुए थे, लेकिन इस बार दीपावली अक्टूबर माह में 22 तारीख के आसपास पड़ रही है, तो इस वजह से जो है कपाट भी जो है अन्नकूट के पावन पर्व पर बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन शीत लहर का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में बर्फबारी के बीच घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। मौसम ने उन सभी को ऐसी सौगात दी जो सुनहरी यादों में बदल गया। बर्फबारी और ठंडी हवाओं से पोल्यूशन में भी कमी आई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी न सिर्फ इंसानों को पसंद आ रही है, बल्कि प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित कर रही है। मौसम में वक्त से पहले आए इस बदलाव से प्रवासी पक्षियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कश्मीर में कई सारी ऐसी झीलें हैं जिनमें सर्दियों के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों से लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी डेरा डालते हैं और सर्दी के दौरान कश्मीर में रहकर फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब की बार वाइल्ड लाइफ से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद है कि अब की बार कश्मीर आने वाले इन विदेशी मेहमानों की तादाद बढ़ेगी। हिमालय में 86% हिस्सा समय से 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक गया है, जिससे पूरे हिमालय पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। अभी से मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिवाली के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाने का अनुमान जता दिया है। अनुमान तो ये भी है कि इस बार सर्दी पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और कश्मीर से अशरफ वाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात उत्तराखंड की हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड की कर लेते हैं, जिसके लिए एक संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। ये देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, जिसका निर्माण का काम शुरू हो चुका है। गंगोत्री धाम के निकट लंका में निर्माण के लिए कार्य शुरू कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि करीब 3 साल में ये सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए, करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र में संरक्षण का काम तो शुरू होगा ही, पर्यटकों को साथ में फायदा भी होगा। उत्तराखंड में आने के बाद पर्यटक तीर्थाटन भी कर पाएंगे और पर्यटन भी कर पाएंगे। देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तेजी से चल रहा है, जिससे पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। लोग अब तीर्थ यात्रा के साथ पर्यटन का आनंद तो लेंगे ही, उन्हें दुर्लभ हिम तेंदुओं का दीदार करने का मौका भी मिलेगा। ये अपने आप में भारत का एकमात्र वो सेंटर है जहां पर स्नो लेपर्ड से संबंधित गतिविधियों को जो पर्यटन के जो शौकीन है, जो तीर्थाटन के साथ साथ जो है पर्यटन का भी लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आएंगे, ये उनके लिए काफी मुफीद साबित होगा। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क के भैरव घाटी लंका क्षेत्र में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र निर्माण हो रहा है। ये संरक्षण केंद्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस परियोजना का ऐलान 2020 में ही हो गया था, लेकिन निर्माण का शुभारंभ अब हुआ है। संरक्षण केंद्र का निर्माण पूरी तरह इको फ्रेंडली ढंग से पत्थर, लकड़ी और मिट्टी का उपयोग कर किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण पर न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट पड़े। इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तराखंड के ग्रामीण निर्माण विभाग को दी गई है और करीब 3 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर पर्यटकों के लिए कैफेटेरिया और म्यूजियम भी बनाने का प्लान है।
नेचुरलिटी देखते हुए कुछ यहाँ के भी हमने लोकल स्टोन यूज करे हैं इसमें, जो नेचुरलिटी देखते हुए मिट्टी के साथ इसकी चुनाई करी गई है। ये मेन ये म्यूजियम है, ये इनका FDF है रहने के लिए, और लास्ट में देवदार कैफे है। यहाँ से फिर इन लोग का ट्रैक स्टार्ट है ऊपर का। आमतौर पर मानव आबादी से दूर 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहने वाला हिम तेंदुआ जाड़े में ज्यादा बर्फबारी होने पर करीब 10,000 फीट तक नीचे चला आता है। ये बेहद फुर्तीला और करीब 16 मीटर तक छलांग मारने में सक्षम होता है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है, जिसमें उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या 124, लद्दाख में 477, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 है। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खुलने से पर्यटन को एक नई पहचान तो मिलेगी ही, बर्फीली घाटियों में घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से विख्यात हिम तेंदुए का रहस्य भी लोगों के सामने आएगा। साथ ही लंका क्षेत्र के आसपास स्नो लेपर्ड ट्रेल्स विकसित करने का भी प्लान तैयार है, जहां पर्यटक ट्रैकिंग के दौरान हिम तेंदुओं के निवास स्थान को नजदीक से समझ सकेंगे। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, घर की सजावट की चीजें किससे आकर्षित नहीं करती, फिर चाहे वो लिविंग रूम का सोफा हो या फिर बेडरूम या स्टडी में रखे जाने वाला लैंप। इन्हीं शानदार चीजों की प्रदर्शनी आजकल लंदन में लगी है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये शानदार सोफा, ये मनमोहक साइड टेबल और सजावट का ये खूबसूरत सामान पैड लंदन के नाम से इन सभी सामानों की प्रदर्शनी लगी है शहर के बर्कले स्क्वायर पर। इन दिनों यहाँ पैड लंदन का 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो 14 से 19 अक्टूबर तक चलेगा, जहाँ डिजाइन से जुड़ी हर चीज प्रदर्शित की जाएगी। ये मेला ऐतिहासिक और समकालीन चीजों को समर्पित है, जहाँ अलग अलग देशों की लगभग 70 गैलरियां पुरानी चीजों के साथ साथ आधुनिक और उपयोगी कलाकृतियां भी प्रदर्शित कर रही हैं। फिर चाहे वो सिरेमिक कुर्सी हो या कीड़ों के रेजिन से बने लैंप। यहाँ फेमस डिजाइनर मैक्स लैंप द्वारा डिजाइन की गई अलमारियां, आकर्षक लैंप और सीटिंग अरेंजमेंट जैसे सिरेमिक और कार्डबोर्ड से बनी कुर्सी सभी का ध्यान खींच रही है। 1998 में पेरिस में इस प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जिसके बाद 2007 में मेले के संस्थापक पैट्रिक पेरिन इसे लंदन लेकर आए, जो आज तक लोगों में आकर्षण का केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहले केवल फेस्टिव मोड पर ही हमारा देश नहीं, बल्कि विदेशी धरती पर भी आपको बिल्कुल इसी तरीके का ही एनवायरनमेंट और सजीली धरती नजर आएगी। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं स्विट्जरलैंड के एगल शहर की, और यहाँ आसमान में बादलों का सागर नजर आ रहा है। जी हाँ, यहाँ जब सर्दी की शुरुआत होती है तो यहाँ के पहाड़ और पेड़ों की रंगत बदलने लगती है। यहाँ के मौसम विभाग के मुताबिक कोहरा भले ही यहाँ स्थिर नजर आता है, लेकिन ये अपनी जगह और शेप बदलता रहता है। तो आखिर में आप भी देखिए जमीन पर उतरी जन्नत की ये तस्वीरें। देखिए, फेस्टिवल चल रहा है और हमारा त्योहार लगातार मन ही रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे। तो रहिएगा हमारे साथ, कल फिर शाम 5 बजे होगी आपसे मुलाकात चाय पर चर्चा में।